सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे परमानंदपुर दमौरा मुस्कम। ग्रामीणों ने यशपाल आर्य का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष ने शिव मंदिर का किया भूमि पूजन। ऋषिकेश में 26 फरवरी को होली मिलन समारोह आयोजित। साधना प्लस न्यूज और पर्वतीय प्रेस क्लब द्वारा समारोह आयोजित। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। रुड़की में 85वें अखिल भारतीय ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन। प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य का मिलेगा मार्गदर्शन। लोगों को दी जाएगी निःशुल्क ज्योतिष परामर्श। रुड़की में ट्रक चोरी की घटना का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का ट्रक बरामद। और एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। एसएसपी ने की विभिन्न अभियानों की समीक्षा। कहा, कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून के गांधी पार्क से। में पूर्व सीएम हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ धरना देकर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश के विभिन्न बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाए जाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मलिन बस्तियां हैं और इन लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है जो गैर कानूनी है। कहा कि सरकार को इन लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें मालिकाना हक दिलाना चाहिए। हरीश रावत ने सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाए। ये अभी मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत। बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। वहां लोग बसे हुए हैं, मगर देश का कानून भी कहता है, तो भारत की संसद ने वनाधिकार कानून भी बनाया है। और हर साल की तरह इस साल भी साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल और पर्वतीय प्रेस क्लब द्वारा होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। होली मिलन का कार्यक्रम देहरादून रोड स्थित फॉरेस्ट व्यू वेडिंग पॉइंट में 26 फरवरी को होगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां प्रेस क्लब के सदस्यों ने पूरी कर ली है। पर्वतीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष और साधना प्लस न्यूज टीवी के ब्यूरो प्रमुख कमल शर्मा, पत्रकार सुशांत राय, संजय शर्मा, ईश्वर शुक्ला ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में आपसी विचार विमर्श किया। इस दौरान कमल शर्मा ने बताया कि होली मिलन का कार्यक्रम हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल का कार्यक्रम लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा आकर्षित करने वाला होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फूलों की होली खेली जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। लोगों को चंदन का टीका लगाया जाएगा। चुनावी हलचल भी कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि 4 चांद लगाएंगे। कई वीआईपी हस्तियां और अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेहतर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि होली मिलन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश में आज भी साई गंगा सेवा समिति ने भव्य साई पालकी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा कोयला घाट स्थित साई घाट से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह साई के भक्तों ने पालकी पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया। इस दौरान तीर्थनगरी साई की भक्ति में रमी हुई नजर आई। जगह जगह साई बाबा के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दिए। भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी साई पालकी को अपने कंधों पर उठाने के लिए भी भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। पालकी के साथ चल रहे साई बाबा के स्वरूप को भी लोगों ने जमकर निहारा, उनका प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और शहर के उज्जवल भविष्य की कामना की। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि 8वीं बार शहर में यह साई पालकी शोभा यात्रा निकाली गई है। त्रिवेणी घाट पर शाम को साई भजन संध्या का भी आयोजन होना है, जिसमें ऋषिकेश और दिल्ली के भजन गायक अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने भक्तों से ज्यादा संख्या में त्रिवेणी घाट पहुंचकर बाबा के भजनों का गुणगान करने की अपील की है। आपको बता दें कि साई पालकी शोभा यात्रा के दौरान नासिक के स्पेशल बैंड ने भी शहर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। जी हां, आपको बताते चले बाजपुर के उनका स्वागत हुआ। बाजपुर के परमानंदपुर दभौरा मुस्कम पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने शिव मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। स्थानीय जनता की सुनी समस्याएं, शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। कहा कि दिव्य और भव्य बनेगा श्री शिव मंदिर। बाजपुर विधानसभा का चहुमुखी विकास करना मेरी प्राथमिकता। बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कर रहे हैं प्रयास। बाजपुर विधानसभा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य में आया सुधार। विकास कार्यों के लिए नहीं होगी धन की कमी। भाजपा जनता से कर रही है झूठे वादे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप, जनता खुद को असुरक्षित कर रही है महसूस। इंतजार करते रहे और वहां से लेकर यहां तक उनके मन में, उनके भाव में, उनके चेहरे पर जो खुशी देख रहा था मैं, उन्होंने जिस तरह हमारा स्वागत किया, मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली और विभूत हूं कि आपका इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान हम सब लोगों को मिला। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। निकल जाने की आगे यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं था। कभी भाई साहब कवर हो जाते थे, कभी 2-4 मिनट के लिए। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, इससे गाड़ी धीमी हो जाए। लेकिन आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आदेश था, मैं यहाँ आया और आज ये भव्य मंदिर बनेगा। मैं आपसे कहना, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, तो वो क्या चाहते हैं, मैंने कहा महेंद्र जी, उन्होंने चाहते हैं कि 20 बाई 20 या उससे बड़ा बनाए। मैंने कहा जो वो चाहते हैं वैसे बना दीजिए, जैसा चाहेंगे, पैसा की कमी नहीं होगी। पैसा तो दे ही रहे ना, तो और पैसा दे देंगे और अच्छा बन जाएगा, तो मन को सुकून मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आप लोगों को। और एक बार फिर मैं चाहूंगा कि इसका नए सिरे से मैं अपने दिशा से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इसको और भव्य रूप देने का प्रयास करें, अच्छे डिजाइन तैयार करें। इसका पैसे की तरफ से आप निश्चित रखें, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे कुछ भी पदों पर आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मैं 2012 में यहां पर आया था, आज 13 साल हो गए, 14 साल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा विकास भवन सभागार भीमताल में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्रांतर्गत प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों के निस्तारण के लिए 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्र के 85 आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसमें से 4 व्यावसायिक भवन मानचित्र है। इसके अतिरिक्त 21 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए। के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय पद्धति हल्द्वानी में 23 भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई तथा 14 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए।
रुड़की की धरती पर एक बार फिर आध्यात्मिक बौद्धिक मंथन की साक्षी बनने जा रही है। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा आगामी 28 फरवरी को 85वें अखिल भारतीय ज्योतिष महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम रुड़की के आदर्श नगर में संपन्न होगा। आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए आचार्य रमेश सेमवाल ने महाराज ने बताया कि महाकुंभ में ज्योतिष धर्म और वेद वेदांत पर गहन विमर्श होगा। आम जन को निःशुल्क ज्योतिष परामर्श भी दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जगतगुरु शंकराचार्य राज्य राजेश्वरम महाराज करेंगे। महाकुंभ में डॉक्टर लेखराज शर्मा, डॉक्टर अजय, डॉक्टर पवन सिंह जैसे प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य का मार्गदर्शन मिलेगा। रामनगर का सेवा योजन कार्यालय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। कार्यालय में 6 पदों के सापेक्ष 3 लोग कार्यरत हैं। रामनगर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में किराए के भवन में चल रहे सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगारों का पंजीकरण और नवीनीकरण होता है। कार्यालय में नगर सेवा योजन अधिकारी से लेकर अनुसेवक तक 6 पद स्वीकृत है, जिनमें से नगर सेवा योजन अधिकारी का पद रिक्त है। हल्द्वानी की नगर सेवा योजन अधिकारी यहां की जिम्मेदारी भी देख रही हैं, जबकि प्रधान सहायक का स्वीकृत पद और वरिष्ठ सहायक का स्वीकृत पद खाली है। कनिष्ठ सहायक के एक स्वीकृत पद पर उपनल से 1 कर्मी तैनात है। अटैच किए गए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और 1 उपनल कर्मी के भरोसे सेवा योजन कार्यालय चल रहा है। कनिष्ठ सहायक बेरोजगारों के पंजीकरण का काम करते हैं, वहीं अटैच की गई महिला मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कर काउंसलिंग, बेरोजगार भर्ती मेला बैठक, तहसील दिवस, बहुउद्देशीय शिविर आदि के कार्य करने के लिए मजबूर हैं। अटैच मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हेमा नेगी के मुताबिक सेवा योजन कार्यालय में इस साल 6033 पंजीकरण हुए, जिसमें महिलाओं की संख्या 2923 और पुरुषों की संख्या 3110 है। इस साल में 2 बार ही रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जबकि 7 करियर काउंसलिंग की गई है। वर्तमान में सर जनवरी 2026 तक 6033 अभ्यर्थी यहाँ पर पंजीकृत हैं। 3110 और महिलाएं हैं 2923। वर्तमान में पिछले वर्ष में 2025 में हमारे द्वारा 2 रोजगार मेले लगाए गए हैं रामनगर ऑफिस पर। लेने वाले 143 थे और चयनित अभ्यर्थी 31 और यहाँ पर समय समय पर कैरियर काउंसलिंग और रोजगार मेले लगाए जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग जो है हमने पिछले 2025 में 7 कैरियर काउंसलिंग कराई गई हैं। वो विभिन्न इंटर कॉलेजों में, तहसील रामनगर में जो स्कूल हैं उन स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग कराई गई। यहाँ पर 3 कर्मचारी हैं, एक उपनल से कनिष्ठ लिपिक हैं, मैं जिला संयोजन कार्यालय से, और एक हमारे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं जो चंपावत से यहाँ पर है, और 2 पद हमारे खाली हैं, प्रधान सहायक। और रुड़की की कोतवाली गंगनहर पुलिस ने ट्रक चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का ट्रक भी बरामद किया है। मामले की जानकारी एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने दी है। उन्होंने बताया कि सतीश कुमार नामक व्यक्ति ने थाना गंगनहर में तहरीर देकर बताया था कि उनका 6 टायरा ट्रक चोरी हो गया है। तहरीर के आधार पर एक ही टीम गठित कर ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। उप निरीक्षक पंकज कुमार, कांस्टेबल लाल सिंह और कांस्टेबल पवन ने सालगर अंडरपास क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया 6 टायरा ट्रक बरामद हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि पकड़ा गया संदिग्ध पेशे से मैकेनिक है। ट्रक चोरी करने के बाद उसने ट्रक में लगी जीपीएस डिवाइस हटाने के प्रयास भी किए, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। आरोपी ने नाम विजय कुमार है। इस बीच विजय को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से ये सतीश कुमार हैं, एक भगवानपुर के रहने वाले। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके 6 टायर ट्रक जो है चोरी हुआ है, और इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके जनपद से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करी, और इसके साथ ही इस ट्रक में जीपीएस भी लगा था, जिससे हमें मदद मिली। तो इसमें पुलिस ने विजय कुमार मंगलौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया। पेशे से ये मैकेनिक है और इसने जीपीएस निकालने का सफल प्रयास भी किया, क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा था। तो ये अरेस्ट हुआ है और ट्रक हमें बरामद हो गया है। तो इसके खिलाफ गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है।
और वही आपको बता दें, आगामी महाकुंभ मेला 2027 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मेला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्यों को आगामी 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। मेलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में चल रहे इन कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने अपनी टीम के साथ विभिन्न कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धनोरी सिडकुल लिंक मार्ग, सड़क सुदृढ़ीकरण, आधुनिक औषधि भंडारण कक्ष आदि महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही निर्धारित टाइमलाइन के भीतर कार्य पूर्ण करने के लिए सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम करें। रुद्रपुर के खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे मजदूर के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब हालांकि कार्रवाई होगी, लेकिन आप बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि घटना की तहरीर और वीडियो प्राप्त हुई है। वीडियो के आधार पर तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाहों, भड़काऊ पोस्ट और असत्यापित वीडियो को साझा न करने की अपील की है। कल दिनांक 24/2/2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई थी, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हां, आपको बताते चले, एसडीएम योगेश और एई अभिषेक की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। लक्कड़घाट रोड निर्मल बाग में अवैध बहुमंजिला भवन को सील किया गया। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी और सुपरवाइजर ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माणों पर बढ़ाई गई निगरानी। प्राधिकरण की टीम क्षेत्र में प्रतिदिन कर रही निरीक्षण। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई रहेगी जारी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर परीक्षा केंद्र पर प्री पीएचडी कोर्स वर्ग की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा में जहां 250 शोधार्थियों ने अपना भविष्य आजमाया, वहीं एक दिव्यांग छात्र के संघर्ष और उसके भाई के समर्पण की तस्वीर ने परिसर में मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। परीक्षा के दौरान एक विशेष दृश्य देखने को मिला, जब एक दिव्यांग छात्रा व्हीलचेयर के सहारे परीक्षा केंद्र पहुंची। परिसर की सीढ़ियों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर व्हीलचेयर ले जाना असंभव था। ऐसे में छात्रा का भाई उसे अपनी गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक लेकर आया। शिक्षा के प्रति छात्रा का ये जुनून और भाई का अटूट सहयोग चर्चा का विषय बना रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा प्रभारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर अनुशासन का पालन किया गया है और शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी दर्ज कराई। चारधाम यात्रा 2026 को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से बॉर्डर क्षेत्रों और जनपद के भीतर कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और अधिक डिजिटल और सरल बनाया गया है। आपको बता दें, ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस बार श्रद्धालुओं और वाहन स्वामियों को 2 नई सुविधाएं दी जा रही हैं। पहले की तरह नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनते ही संबंधित व्यक्तियों को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, जिससे ये अपना ग्रीन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
इसमें जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें एसएसपी प्रवीण डोभाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और इस बैठक के दौरान कई अभियानों की समीक्षा करते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें एसएसपी प्रवीण डोभाल ने की राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक, विभिन्न अभियानों की समीक्षा की। एसएसपी के अधिकारियों को 2 टोक, लापरवाही बरती तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। थाना प्रभारियों के साथ क्षेत्राधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर थाना प्रभारी होंगे जिम्मेदार। पीक आवर्स में बढ़ेगी पुलिस विजिबिलिटी, सत्यापन और चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश। अभ्यस्त अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी। इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें होंगी गठित। इस बीच रमजान और होली पर बरती विशेष सतर्कता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।